इसी क्रम में राष्ट्रपति में आगे बढ़ते हैं और अगले आर्टिकल को लेते हैं जो कि आर्टिकल 55 है। आर्टिकल 55 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 55 का संबंध निर्वाचन की प्रक्रिया या प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन या मैनर ऑफ इलेक्शन से है। अर्थात इस आर्टिकल में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बताया गया है। अब अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और हमें कुछ विकल्प दे दिए जाते हैं। द्वितीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, सूची प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, या वैकल्पिक मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या आंसर देते हैं? तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब मन में आता है कि पद्धति होती क्या है, तो थोड़ा सा हम इस पद्धति को यहीं पर विस्तार देंगे। विस्तार इसलिए देंगे क्योंकि इसी पद्धति का प्रयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है। इसी पद्धति का प्रयोग राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी किया जाता है। इसी पद्धति का प्रयोग राज्य विधान परिषदों के चुनाव में भी किया जाता है। तो यहीं पर हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली होती क्या है। उसके पश्चात हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या बातें हैं, कैसे मत मूल्य निकाला जाता है, उन सारी बातों पर भी परिचर्चा करेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया की बात है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 55। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी सिंगल ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से। चार पद्धति देकर कहा जाए तो वहां पर हमें कौन सी पद्धति लेनी है? एकल संक्रमण मत प्रणाली। कथन कारण का क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में सूची प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो कथन क्या हो जाएगा? असत्य। कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली। अब पहले इस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर ये पद्धति होती क्या है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली के अंतर्गत मतदाता मत तो एक ही उम्मीदवार को देता है, लेकिन शेष जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके आगे वरीयता या प्रेफरेंस भरता है। पहली बात जो हमें ध्यान देनी है। दूसरा, इस पद्धति के अंतर्गत उसी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है जो कि मतों का एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करता है, और ये न्यूनतम कोटा कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 होता है। आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें अमूमन उस प्रतिनिधि को विजयी घोषित कर दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है। लेकिन एकल संक्रमणी मत प्रणाली में ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रतिनिधि को विजयी होने के लिए मतों का एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है जो कि कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 माना जाता है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि इसमें मतदाता मत तो एक ही उम्मीदवार को देता है, लेकिन बाकी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनके आगे वरीयता या प्रेफरेंस भरता है। यदि प्रथम बार के मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो जिसे सबसे कम मत प्राप्त है उस उम्मीदवार को क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। उसके मतों को दूसरी वरीयता के अनुसार बाकी प्रतिनिधियों में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। इस पद्धति को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या एकल संक्रमणी मत प्रणाली कहते हैं। अब इसे हम पहले बोर्ड पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपका हमेशा से क्लियर है कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली होती क्या है। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पर अगर 4 पद्धतियाँ दी जाए तो वहाँ पर तो हमें नाम केवल याद रखना कि कौन सी पद्धति, तो वो पद्धति कौन सी हो जाएगी? एकल संक्रमणी मत प्रणाली। कल्पना कीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये 5 प्रतिनिधि खड़े हैं।
यहीं पर मैं आपको लोकसभा, विधानसभा और एकल संक्रमण पद्धति दोनों में अंतर भी बता देता हूँ। मान लीजिए एक को मत मिले 20, एक को 25, एक को 39, एक को 40, एक को 18। ये 5 प्रतिनिधि हैं, ये पांचों को मत प्राप्त हुए हैं। मान लीजिए विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में हम किसे विजयी मानते हैं? तो ऐसी स्थिति में हम 4 नंबर कैंडिडेट को विजयी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि इसे सबसे ज़्यादा मत क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, अर्थात सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उसमें क्या कर दिया जाता है, विजयी घोषित कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 नंबर कैंडिडेट को क्या कर दिया गया है, विजयी घोषित, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त है, मत प्राप्त है। कितने मत प्राप्त है? 40। हम 3 नंबर कैंडिडेट को विजयी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये इससे 1 मत क्या है, पीछे है। तो लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, नगरीय शासन, इनके चुनाव में आप देखते हो कि जिस प्रतिनिधि ने सर्वाधिक मत प्राप्त किया है वो उम्मीदवार क्या हो जाएगा, विजयी। लेकिन एकल संक्रमणी मत पद्धति में ऐसा नहीं होगा। एकल संक्रमणी मत पद्धति में मतदाता को विजयी होने के लिए क्या प्राप्त करना होगा, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा, जो कि कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 होगा। कैसे? तो इसे समझिए। मान लीजिए यही पांचों प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, यही पांचों प्रतिनिधि। तो 20 सदस्यों ने मतदान किसे किया, 1 नंबर को। लेकिन 20 सदस्य बताएंगे कि अगर उनका 1 नंबर प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुआ तो 2 पर किसे बनाना चाहते हैं, 3 पर किसे बनाना चाहते हैं, 4 पर किसे बनाना चाहते हैं, 5 पर किसे बनाना चाहते हैं। मतदान तो एकल संक्रमणी मत पद्धति में 1 को ही किया जाता है, लेकिन बाकी उम्मीदवारों के समक्ष क्या भरी जाती है, वरीयता भरी जाती है, प्रेफरेंस भरी जाती है। अब अगर कल्पना करें कि इसकी टोटल है 100, मान लें अगर हम कि इसकी टोटल है 100, तो इसमें से कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन विजयी होगा? तो अगर 100 टोटल है तो इसमें से कोई भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि एकल संक्रमणी मत पद्धति में न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है, और अगर 100 मत है तो हमें ज्ञात है कि विजयी होने के लिए कितने मत चाहिए, 51 या 51 मत चाहिए। क्या यहाँ पर किसी को 51 मत प्राप्त है? नहीं है। अगर ये लोकसभा, विधानसभा का चुनाव होता तो वहाँ पर न्यूनतम कोटा की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर तो केवल सर्वाधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन एकल संक्रमणी में न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि कुल वैध मतों का 50% प्लस का है 1। 100 है तो विजयी कितने पर होगा, 51 पर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रतिनिधि को 51 मत प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एकल संक्रमणी मत पद्धति में क्या होता है, मतों का ट्रांसफर होता है। कैसे? जिसे सबसे कम मत प्राप्त है उस उम्मीदवार को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। कौन बाहर होगा यहाँ पर? तो सबसे कम मत प्राप्त किसे है, 5 नंबर कैंडिडेट को। 5 नंबर कैंडिडेट को इससे बाहर कर दिया जाएगा और इसके 18 मतों को दूसरी वरीयता के अनुसार या सेकंड प्रेफरेंस के अनुसार बाकी उम्मीदवारों में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? हो सकता है 18 में से 10 सदस्यों ने कहा हो कि 2 नंबर पर राष्ट्रपति वो 3 के नंबर कैंडिडेट को बनाना चाहते हैं, तो 18 में से 10 किस में जुड़ जाएंगे, 3 में। हो सकता है 5 सदस्यों ने कहा हो कि 2 नंबर पर राष्ट्रपति वो किसे बनाना चाहते हैं, 4 नंबर कैंडिडेट को, तो 5 मत किस में जुड़ जाएंगे, 4 में। हो सकता है बाकी के 3 सदस्यों ने कहा हो कि 2 नंबर पर राष्ट्रपति किसे बनाना चाहते हैं, 2 नंबर कैंडिडेट को, तो 3 मत 2 नंबर में जुड़ जाएंगे। 10 और 5 15 कितने हो गए, 3 18। जोड़ने के बाद अगर संख्या कितनी आ जाए, न्यूनतम कोटा वाली, और जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया 100 का, तो 100 पर न्यूनतम कोटा कितना चाहिए, 51। अगर जोड़ने के पश्चात किसी भी उम्मीदवार को 51 मत प्राप्त हो जा रहा है तो वो प्रतिनिधि क्या हो जाएगा, विजयी। अब क्या यहाँ पर किसी को 51 मत प्राप्त हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमने एक प्रतिनिधि को बाहर कर दिया, दूसरी वरीयता के अनुसार बाकी के समक्ष मतों को जोड़ भी दिया, तब भी किसी को न्यूनतम कोटा अर्थात 51 मत प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में उसके बाद जिसे सबसे कम मत प्राप्त है उसे क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, और उसके मतों को दूसरी वरीयता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब कौन बाहर होगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ 28 है, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 45 है, तो निश्चित तौर पर अब कौन बाहर होगा, तो 1 नंबर कैंडिडेट बाहर होगा। इसके 20 मतों को दूसरी वरीयता के अनुसार बाकी प्रतिनिधियों में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी
जब तक कि किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा अर्थात कितने मत प्राप्त नहीं हो जाते, 51 मत प्राप्त नहीं हो जाते हैं। इसी को कौन सी पद्धति कहा जाता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की पदवी दी जाती है। तो समझ में आप सभी की एकल संक्रमणी मत पद्धति। दो बातें ध्यान देनी एकल संक्रमणी मत पद्धति पर। क्या? इसमें विजयी होने के लिए एक न्यूनतम कोटा की आवश्यकता होती है, जबकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में पंचायती राज में न्यूनतम कोटा की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रतिनिधि क्या होता है? विजयी। दूसरा, इसमें मतदाता मत तो एक ही उम्मीदवार को देता है, लेकिन अन्य उम्मीदवारों का आगे वरीयता बढ़ता है। और अगर प्रथम बार में किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरी वरीयता के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति के अंतर्गत मतों का क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। ये दो मेजर बातें हमें एकल संक्रमणी मत पद्धति को लेकर क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। अभी तक एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति वी गिरी, वरा वेंकट गिरी एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं जिनके चुनाव में दूसरी वरीयता या सेकंड प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? तो आपको ज्ञात होगा कि 1969 में जब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कौन बने? वी गिरी बने। अब ऐसी स्थिति में पहली बार में वी गिरी को या किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर दूसरी वरीयता के अनुसार मतों का क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया, और फिर वी गिरी भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिनके चुनाव में दूसरी वरीयता का प्रयोग किया गया है वो कौन है? वी गिरी। बात चलिए वी गिरी की। तो वी गिरी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ तथ्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या? पहला तो जैसा मैंने आपसे कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी जो राष्ट्रपति बने वी गिरी, दूसरी वरीयता से चुने जाने वाले प्रतिनिधि जो राष्ट्रपति बने वी गिरी, ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। कार्यवाहक का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो शासन कौन चलाता है? उपराष्ट्रपति। आपसे कहा जाए पहला उपराष्ट्रपति जिसने भारत में राष्ट्रपति की भूमिका निभाई वो भी कौन है? तो वी गिरी। इनके चुनाव में अंतरात्मा की आवाज़ का नारा दिया गया था कि जितने भी मतदाता हैं वो किस आधार पर मतदान करें? तो अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर करें। इस तरह के नारे को प्रतिपादित किया गया। वी गिरी एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं जिनके चुनाव को क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और इन्हें व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित भी होना पड़ा। CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि वह राष्ट्रपति जिसके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा, 4 व्यक्तियों के नाम हो तो आपको आंसर किसका लेना है? वी गिरी। तो एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिसे पहली मतगणना में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ और दूसरी वरीयता के अनुसार जिसका चुनाव किया गया वो कौन हो जाएंगे? वी गिरी। अब इसी एकल संक्रमणी मत पद्धति के अंतर्गत मतों का क्या निकाला जाता है? मूल्य निकाला जाता है। तो पहले हम थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं मूल्य पर। यहीं पर हम कह सकते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति के अंतर्गत एकल संक्रमणी मत पद्धति के अंतर्गत उम्मीदवार को एकल संक्रमणी मत पद्धति के अंतर्गत उम्मीदवार को विजयी होने के लिए मतों के एक न्यूनतम कोटा की मतों के एक न्यूनतम कोटा की आवश्यकता होती है, जो कि न्यूनतम कोटा की आवश्यकता होती है जो कि कुल वैध मतों का 50% से कुल वैध मतों का 50% से एक अधिक होता है। तो विजयी होने के लिए क्या प्राप्त करना होगा? न्यूनतम कोटा। और न्यूनतम कोटा कितना होगा? तो 50% प्लस 1, तभी वो उम्मीदवार क्या होगा? विजयी होगा। किस पद्धति के अंतर्गत? एकल संक्रमणी मत पद्धति के अंतर्गत। दूसरी बात, इस पद्धति में
मतदाता उम्मीदवार को केवल एक मत प्रदान करता है, परंतु अन्य उम्मीदवारों के समक्ष वह वरीयता या प्रेफरेंस भरता है। मत तो एक को ही देगा, लेकिन बाकी चुनाव में जितने खड़े उम्मीदवार हैं उनके आगे क्या भरेगा? प्रेफरेंस या वरीयता भरेगा। यदि प्रथम मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो पाता है तो दूसरी वरीयता के अनुसार मतों का अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरण किया जाता है। किसके अनुसार? तो दूसरी वरीयता के अनुसार। यहीं पर हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। कब तक चलती रहेगी ये मतों के ट्रांसफर की प्रक्रिया? जब तक कि किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, इसीलिए इस पद्धति को किसकी संज्ञा दी जाती है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली। और इसका विस्तार हमने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि यही पद्धति उपराष्ट्रपति में अपनाई जाती है, यही पद्धति राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में अपनाई जाती है, यही पद्धति विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी अपनाई जाती है। कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणी। यहीं पर हम एक राष्ट्रपति के नाम से फैक्ट ले लेते हैं कुछ। वीवी गिरी के बारे में कुछ तथ्य हमें ज्ञात होना चाहिए। दूसरी वरीयता से चुने जाने वाले बाय द सेकंड प्रेफरेंस अर्थात न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ था। दूसरी वरीयता से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, सीधे सवाल पूछा जाता है कि दूसरी वरीयता से चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन है? 4 नाम होता, आंसर क्या देना है? वीवी गिरी। इन्हीं के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन किया, वो भी कौन है? तो वीवी गिरी।
अंतरात्मा की आवाज़ से चुने जाने वाले, इनके चुनाव में सरकार के द्वारा नारा लगाया गया कि अंतरात्मा की आवाज़ से सभी क्या करें, मतदान करें। आपसे पूछा जाए कि अंतरात्मा की आवाज़ से चुने जाने वाले राष्ट्रपति कहा जाए तो वीवी गिरी। श्रमिक यूनियन से संबंधित, कि वह भारतीय राष्ट्रपति जिसका संबंध श्रमिक यूनियन या लेबर यूनियन से था, तो श्रमिक नेता जो राष्ट्रपति बने वो भी कौन है, तो वीवी गिरी। श्रमिक यूनियन से संबंधित, इन्हें में एक तथ्य और, इनके चुनाव को उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, इनके चुनाव को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई तथा इन्हें व्यक्तिगत तौर पर उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वह भारतीय राष्ट्रपति जिसके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और जिसे उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा, 4 राष्ट्रपतियों के नाम हो तो आंसर क्या हो जाएगा, वीवी गिरी। लेकिन यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ज्ञात होनी चाहिए कि वह भारतीय राष्ट्रपति जो दूसरी वरीयता या सेकंड प्रेफरेंस से चुने गए, अर्थात जिन्हें पहली बार में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, मतों का स्थानांतरण करना पड़ा, वो भारतीय राष्ट्रपति कौन है, तो वीवी गिरी। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले रहे हैं, तो हमें पता है कि निर्वाचित संसद सदस्य भाग ले रहे हैं और निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे हैं। इनके मतों में एक रूपता बनी रहे, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्यों और विधानमंडल सदस्य अर्थात विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। सांसदों का मत मूल्य समान होगा क्योंकि सांसद समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। कई बार इस फॉर्मूले को भी पूछा गया है कि किस सूत्र के अंतर्गत या कैसे एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा या एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो यहीं पर हम मत मूल्य के फॉर्मूले को लेते हैं कि कैसे एक संसद सदस्य के या विधायक के मत मूल्य को निकाला जाता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतों में एकरूपता लाने के लिए मत मूल्य वोट वैल्यू निकाला जाता है। यहीं पर हम कह सकते हैं सांसदों का मत मूल्य समान होता है। सांसदों का मत मूल्य समान होता है क्योंकि ये समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? सांसद समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विधायकों का मत मूल्य
विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है क्योंकि प्रत्येक राज्य के विधायक के द्वारा अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो कई बार या मान लीजिए आपसे कथन कारण में क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य समान होता है, तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में विधायकों का मत मूल्य क्या होगा? अलग। लेकिन चूंकि सांसद MP समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संसद सदस्य का मत मूल्य क्या होगा? समान होगा। अब ये मत मूल्य निकाला कैसे जाता है? तो सबसे पहले हम ले सकते हैं एक विधायक का मत मूल्य। विधायक का मत मूल्य निकालना है, कैसे निकलेगा? किसी भी राज्य का निकालना है। तो अगर हम विधायक के मत मूल्य की बात करें तो विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का क्या करते हैं? भाग देते हैं, और उसमें 1000 से भाग देकर जो भी मत मूल्य आता है वो एक विधायक का मत मूल्य माना जाता है। तो राज्य की टोटल जनसंख्या में, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या, अब यहीं पर हमें ध्यान देना, ये टोटल जनसंख्या कौन सी? तो 1971 में जो राजस्थान की कुल जनसंख्या थी उसमें राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अब निर्वाचित सदस्य कितने? जैसे मान लीजिए 200, तो 200 का भाग देंगे, उसे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो एक विधायक का मत मूल्य निकल आएगा। जैसे राजस्थान में बात करें तो एक विधायक मत मूल्य 129 है। वही उत्तर प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक मत मूल्य 208 है। तो विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला ये है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा के राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें भाग किसका देंगे? 1000 का। तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? 1 MLA की, चाहे किसी भी राज्य की हो। उस राज्य की टोटल जनसंख्या जो 1971 में कुल जनसंख्या थी, उसमें भाग देंगे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, और उसे डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। यहीं पर बात की जाए सांसद का मत मूल्य निकालना है तो एक सांसद का मत मूल्य, अब सांसद का मत मूल्य निकालना है तो समस्त राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों का योग। अब मैंने बात की है समस्त राज्य, और चूंकि हमें पता है कि दिल्ली और पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि किस रूप में भाग लेते हैं? राज्य के रूप में, तो उनके भी मत मूल्य इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल। तो समस्त राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों के योग में किसका भाग देंगे? संसद के निर्वाचित सदस्यों का भाग देंगे। तो एक MP की क्या निकल आएगी? वोट वैल्यू निकल आएगी, जो कि वर्तमान में 708 या 708 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समस्त राज्यों के विधायकों के समस्त राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग, अब इसमें भाग किसके देंगे? तो भाग देंगे हम
संसद के निर्वाचित सदस्य का समस्त राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग डिवाइडेड बाई संसद के निर्वाचित सदस्य, तो एक एमपी की क्या निकल आएगी? वोट वैल्यू। कई बार इस फॉर्मूले को भी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। अगले अनुच्छेद की बात करें, अगला आर्टिकल हो जाएगा 56 और 56 का संबंध राष्ट्रपति के कार्यकाल, पदावधि, टेन्योर या टर्म ऑफ से है। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उल्लेखित है? तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 56। पहले समझते हैं आर्टिकल 56 को, फिर देखते हैं कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं। बात की जाए राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो हम सभी को ज्ञात है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने समय तक बना रहता है? 5 वर्ष तक बना रहता है। अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कहा जाए कितना होता है? तो 5 वर्ष। वो पहले भी चाहे तो त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करना है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर अपने पद से कार्यकाल के पहले भी क्या हो सकता है? पद मुक्त हो सकता है। यहीं से अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र किसे संबोधित किया? उपराष्ट्रपति को। जैसे ही उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना आती है, उपराष्ट्रपति उसे सर्वप्रथम किसे सूचित करता है? और आपको कुछ विकल्प दे दिया जाता है कि प्रधानमंत्री को सूचित करता है, आपको विकल्प दिया जाता है कि संसद को सूचित किया जाता है, आपको विकल्प दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सूचित करता है, आपको विकल्प दिया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को सूचित करता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आंसर होगा वो है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को सूचित करता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति ने त्यागपत्र किसे दिया? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सर्वप्रथम सूचना किसे प्रदान करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को प्रदान करता है, पहली बार। दूसरी बात जो हमें यहाँ पर ज्ञात होनी चाहिए, यहीं पर कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो गौर करने वाली बात है आर्टिकल 56 की, आप सभी को दोस्तों ज्ञात है कि अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो एक प्रक्रिया चलाई जाती है, महाभियोग या इम्पीचमेंट। आगे हम पढ़ेंगे अभी आर्टिकल 61 में महाभियोग, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि अनुच्छेद 61 के अलावा, प्रश्न ही हो, अनुच्छेद 61 के अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अब जो हमारी जानकारी थी, नॉलेज थी, वो तो क्या थी कि महाभियोग, आगे हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 61 में, ये आपको ज्ञात होगा कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और इसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न तो ये पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 61 के अलावा, अर्थात जो हमारी जानकारी थी उसे तो एग्जामिनर ने किस में रख दिया? प्रश्न में। 61 के अलावा महाभियोग शब्द का उल्लेख राष्ट्रपति के लिए किस अनुच्छेद में है? तो वहाँ पर हम जिस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो 56। कैसे? तो यहीं पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा, जिसकी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। इसका मतलब हुआ कि 56 में भी बताया गया है कि राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही, पद से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन किसके माध्यम से हटाया जाएगा? महाभियोग के माध्यम से। उस महाभियोग की या इम्पीचमेंट की क्या प्रक्रिया होगी, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल कौन सा हो गया? 61। तो हमें इस चीज़ को भी क्या करना है? ध्यान देना है। लेकिन सामान्यतः बात की जाए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना माना जाता है? तो 5 वर्ष का। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है,
परंतु वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर पहले भी पद से मुक्त हो सकता है। कौन? तो उपराष्ट्रपति। यहीं पर हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सर्वप्रथम सूचना लोकसभा अध्यक्ष, जिसे क्या कहा जाता है? स्पीकर। सर्वप्रथम सूचना लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को प्रदान की जाती है। किसे सूचित करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को सूचित करेगा। राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति किसे सूचित कर रहा है? तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को। यहीं पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग के माध्यम से इम्पीचमेंट के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा, जिसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। क्या है महाभियोग? क्या प्रक्रिया है? जब हम आर्टिकल 61 पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन आर्टिकल 56 के संदर्भ में हमें ज्ञात होना चाहिए कि कहाँ यहाँ पर सबसे पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? महाभियोग। कहा गया कि राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति अर्थात 5 वर्ष के पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है। किसके माध्यम से? महाभियोग या इम्पीचमेंट के माध्यम से। और उस महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन सा आर्टिकल में किया गया है? 61 में। तो बाकायदा आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 61 के अलावा महाभियोग, तो वहाँ पर हमें कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना है? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 56। यहीं पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण
नहीं कर लेता है। तो ये कुछ बातें संविधान के कौन सा आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 56 में की गई है। लेकिन सामान्यतः सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कार्यकाल की। कार्यकाल कितना माना जाता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है। राष्ट्रपति को लेकर अगले आर्टिकल की बात करें, अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है 57। किससे संबंधित है? तो इसका संबंध पुनर्निर्वाचन या री इलेक्शन से है। पुनर्निर्वाचन से मतलब है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति असीमित बार, अनलिमिटेड टाइम भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। जबकि आप देखिए कि अमेरिका में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है, तो वहाँ पर केवल और केवल कितनी बार धारण किया जा सकता है? 2 बार। लेकिन भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कहीं कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया है। असीमित बार कोई भी व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार राष्ट्रपति के कार्यकाल को क्या किया? पूरा किया। तो कितनी बार बन सकता है? असीमित। स्वयं संविधान ने इस बात को बंद भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में किया है? तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 57। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि असीमित अर्थात भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है। कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है। यहीं पर कोष्टक हम लिख लें, अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यूएस में तो संविधान ने बाद में संशोधन के माध्यम से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है? तो 2 बार। जबकि भारतीय संविधान इस संदर्भ में उदार है। उसने राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कहीं कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया है। और इस चीज़ को संविधान ने आने वाले समय में कानून के ऊपर नहीं छोड़ा, बल्कि स्वयं आर्टिकल 57 में इस बात का क्या कर दिया है? उल्लेख कर दिया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सब ने राष्ट्रपति को लेकर आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57 का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम सब राष्ट्रपति को लेकर अन्य अनुच्छेदों तथा इसकी शक्तियों का परीक्षण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।